chapter, that is nothing but the shape of liquid drop on the solid surface. इसका प्रैक्टिकल डेमॉन्स्ट्रेशन हमने उसी दिन कर लिया था. जर इकडे लक्ष देत असाल तर ठीक आहे, नाही तर टॉपिक आला असं सांगून देतो मी, कारण तुम्ही वाचूनच राहिले ना, तसे समजूनच राहिलं तुम्हाला. बहुत सिंपल लॉजिक है. लॉजिक ऐसा है, अगर हम 3 लिक्विड कंसीडर करते हैं जिनका एंगल ऑफ कांटेक्ट एक्यूट, ऑब्ट्यूज और जीरो है, ठीक है, एक्यूट, ऑब्ट्यूज और जीरो है. तो एक्यूट और जिसका एंगल ऑफ कांटेक्ट जीरो है, उसके लिए अगर हम ये एक फ्लैट सरफेस सॉलिड ग्लास समझ के लेते हैं और उसके ऊपर हम वाटर स्प्रेड कर देते हैं, या वाटर मॉलिक्यूल, वाटर ड्रॉपलेट्स डाल देते हैं. ऐसा पानी लेना, ऐसा बूंद भर छोड़ देना उसके ऊपर. You can observe that the water is a flat structure. ऐसा फैल जाएगा पानी, बराबर. वही तुम मर्क्यूरी लेते हो जिसका एंगल ऑफ कांटेक्ट ऑब्ट्यूज है, वो केस में ना ऐसा ओवल शेप दिखता है, बराबर. अभी यहाँ पे ये है एयर, ये है सॉलिड और ये है लिक्विड. कितने पोर्स है यहाँ पे, कितने पोर्स? 3. लिक्विड एयर अडेसिव, लिक्विड सॉलिड अडेसिव और लिक्विड लिक्विड कोएसिव, बराबर है ना. यहाँ पे भी वही है, ये है सॉलिड, ये है एयर और ये है तुम्हारा लिक्विड, हमारे. तो उन्होंने बोला एंगल ऑफ कांटेक्ट के डेफिनेशन आते पर सबसे पहले ये पूछा मैं, क्यों a tangential line drawn on a free surface of liquid. Tangential line drawn on a इसके लिए tangential line क्या बनेगी, ऐसे. इसके लिए tangential line क्या बनेगी, ऐसे, बराबर. इसका एंगल किधर गिरेंगे हम, इसका एंगल किधर गिरेंगे, बराबर. अब 2 फोर्स और बचे, एक लिक्विड सॉलिड में का, एक लिक्विड एयर में का. तो उन्होंने 3 नाम दिए, T1, T2, T3. अब ये ना, ये पोर्शन बहुत बड़ा है, बट हमें है ना डायरेक्ट फॉर्मूला दिया और फॉर्मूला का यूज करके उन्होंने कुछ कंक्लूजन दिया. फॉर्मूला कैसे डिराइव हुआ ना, ये नहीं दिया. क्या बोला, समझाएगा? त्यांना डायरेक्ट डिश आणून ठेवली तुमच्या समोर आणि म्हणे भिडा, म्हणजे खा. कैसे बनी, क्या बनी, कहाँ से आई, कौन लाया, आपल्याला काय करायचं. वी आर ऑल्सो नॉट इंटरेस्टेड. कळत आहे का? बस सेम चीज है वहां पर. एक डायरेक्ट फॉर्मूला लिया, एक्चुअली फॉर्मूला कहाँ से था ये भी पता था, मैं शॉर्टकट में डिराइव नहीं करते उसको, लिंक बताता उसका क्या है, कौन है लाने वाला, ठीक है. फॉर्मूला आया वहां से, उससे एक फॉर्मूला एक्सट्रैक्ट किया एंगल के लिए, कॉस थीटा के लिए, और कुछ चीजें एक्सप्लेन किया. बुक से देखना है, ज्यादा कॉम्प्लिकेशन नहीं. देखो उन्होंने क्या बोला, पेज नंबर 38 पे और 38 आगे, शेप ऑफ लिक्विड ड्रॉप्स ऑन द सॉलिड सरफेस दिखा. वहां पे वो थ्योरी दिया, पहला पैराग्राफ, लिक्विड क्या सॉलिड सरफेस है, उसके ऊपर वाटर डाला है, लिक्विड डाला है, मर्क्यूरी डाला है, ऐसा कुछ बोला हो. उसके बाद नीचे जो लिखा है ना, वो इम्पोर्टेंट है, वो लिखना भी है तुमको. आता लिखण्यामध्ये आता पहिले हात टाकलं तर पेन्सिल मध्ये, म्हणजे त्यांचं ते पुस्तक गायब होणार आहे ना, पेन्सिल गायब होणार आहे. जो लिखा है
State theta with the angle of contact for a given solid liquid pair. बराबर है? थीटा क्या है? एंगल ऑफ कांटेक्ट, जो मैंने डायग्राम में भी ड्रॉ करके दिया। फिर क्या बोल रहा है? T1 किसके बीच में का फोर्स है? फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन ऑन लिक्विड सॉलिड इंटरफेस। T1 क्या है? सॉलिड लिक्विड, सॉरी लिक्विड सॉलिड इंटरफेस। किसके बीच में का है? लिक्विड सॉलिड, यानी इन दोनों के, लिक्विड और सॉलिड, इन दोनों में का फोर्स एडहेसिव फोर्स है। बराबर है? T2 फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन एयर सॉलिड। T2 किसका है? एयर सॉलिड, यानी ये एयर और ये सॉलिड, यानी इसके बीच में। ठीक है? देन T3 फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन ऑफ द एयर लिक्विड, और T3 क्या है? एयर लिक्विड। एडहेसिव फोर्स हो गया ये भी। गलत आएगा? इज देयर एनी प्रॉब्लम? याद है चीज को दिक्कत है? अभी क्या बोला है उसने, देखो, एज द फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन, वो तो बाहर मानूंगा लक्षात as the force due to surface tension is tangential to the surface of contact। ये डेफिनेशन नहीं बोला ना अपने को कि टेंजेंशियली रहती है वो लाइन, टेंजेंशियल लाइन ड्रॉन ऑन द फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड, ऐसे बोला ना एंगल ऑफ कांटेक्ट की डेफिनेशन में। तो टेंजेंशियल लाइन है, डायरेक्शन ऑफ T1, T2 एंड T3 as shown in figure 2.20। उसमें भी दो है, कौन से देखो, ये नहीं बता हम उसने, ये देखो कि बी देखो, 220 दो फिगर है ना, 220A 220B दोनों देखो बोलते एक साथ। बच्चे ड्रॉ है ना, बच्चे पास खालचे ड्रॉ है ना। ह्यूमन बॉडी का आई का स्ट्रक्चर सबसे यूनिक है। हम दोनों आंख से भी एक टारगेट के ऊपर फोकस कर सकते। गाइड मशीन तो तसा नहीं है, उनका स्ट्रक्चर ऐसा है ना कि वो एक आंख से एक ही चीज को देख सकते। म्हणजे गायला जर असा रेल मारायचा असेल तर गाय अशी पुरी पडत नाही, असं वाटतं रागा ना होणार है। उनका स्ट्रक्चर ऐसा है कि एक आंख से कुछ एरिया फोकस करते हैं। अगर गाय ऐसी करेंगे तो आधा इधर का दिखता होता है, आधा इधर का, एकदम बीच वाला करेक्ट नहीं दिखता, एकदम मुंडी हिलत रहते हैं। सच में बोल रहा था, मजाक नहीं था। टारगेट फोकस नहीं होता, फोन के लाभ क्या हुआ। और मैक्सिमम एनिमल्स ऐसे जिनको ब्लैक एंड व्हाइट दिखता है, क्योंकि दिखने के लिए दो सेल्स इंपॉर्टेंट है, कोन सेल्स और रॉड सेल, ऐसे दो टाइप के सेल्स होते हैं। उसमें से एक सेल है ना कलर के लिए है, समझ में है क्या? तो जिनके पास कलर वाले सेल्स नहीं है उनकी दुनिया ब्लैक एंड व्हाइट है, समझा क्या? स्नेक को ग्रीन दिखता है ना? नहीं, मतलब सिर्फ ब्लैक एंड व्हाइट होगा, बाकी दूसरा कलर नहीं। ठीक है? वो फेसबुक का फाउंडर है मार्क ज़ुकरबर्ग, क्या नाम है उसका, उसको कलर ब्रांड है तो उसको ब्लू कलर नहीं समझता है, ब्लू कलर दिखता है तो उसका ब्लू कलर का लोग है। इसमें फेसबुक का सिंबल ब्लू है, पता है क्या? फेसबुक का सिंबल वो ब्लू कलर का है ना, उसको कलर का प्रॉब्लम है। इतना बड़ा आदमी, इतना पैसे वाला, आपका इलाज नहीं कर सकता, इसको दुनिया में ब्लू कलर का प्रॉब्लम है। तो भांडे ध्यान दो। ओके, तो 2.20 फिगर देखो बोलते। तो 2.20 फिगर देखने के बाद तुम सिर्फ पहले ना T1, T2 और T3 ये फोर्सेस देखो दोनों डायग्राम के लिए कैसी लाइंस निकली है। तो T3 तुम्हारा रिजल्टेंट दिख रहा है क्या? यानी ये जो लाइन है ना अपना, ये T3 है, समझा क्या? ओके, और T1, T2 सरफेस एंड सॉलिड के बीच में का, यानी एयर एंड सॉलिड के बीच में का इंटरफेस है। यह है तुम्हारा T2 और ये तुम्हारा T1।
ये है तुम्हारा T2 और ये तुम्हारा T1। समझा? अभी फॉर्मूला दिया उसने cos थीटा इज इक्वल टू T2 माइनस T1 अपॉन T3, ऐसा कुछ बराबर है ना? T2 माइनस T1 अपॉन T3। अभी उसको कैसा है ना, वो ट्रायंगल कंसीडर किए, फिर उसको हाइपोटेन्यूज निकाले, फिर उसके बाद उसके कंपोनेंट लिए, फिर वहां पे ट्रिग्नोमेट्री लगाया और वहां पे फिर फॉर्मूला निकाला cos थीटा इज इक्वल टू एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो उसका एडजेसेंट T2 माइनस T1 आता। ऐसा क्या बोला समझे? ट्रायंगल बनते ना ऐसे, फिर हाइपोटेन्यूज निकलेगा ऐसा, फिर ट्रिग्नोमेट्री लगेगा वहां पे, फिर cos थीटा वाला फॉर्मूला लगेगा, अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज, फिर वो लिखे एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज, फिर वो उसका डिफरेंस आता और आता फिर T2 माइनस T1 अपॉन T3। समझा? ओके, अभी ये तो फॉर्मूला हो गया। अभी अपने को है ना 4 केसेस कंसीडर करना है। एक केस मैं बताऊंगा, 3 केस तुम बताओगे अभी मेरे क्लास में। देखो पहला क्या बोला है, फॉर दिस इक्वेशन वी गेट द फॉलोइंग केसेस। द फर्स्ट केस इफ T2 इज ग्रेटर देन T1। पहला क्या बोला हो, T2 ग्रेटर देन T1 होना चाहिए। ओके, देन T2 माइनस T1 इज लेस देन T3। T2 माइनस T1 इज लेस देन T3। तो cos थीटा कितना आएगा ये मैं निकालने की कोशिश करता। अभी देखो फॉर्मूला देता है, अगर मैं इसको ऐसा लिया, T1 की कुछ वैल्यू, T2 की कुछ वैल्यू और T3 की कुछ वैल्यू लेता, जैसे उसने बोला T2 T1 से बड़ा होना चाहिए, तो मैं T2 को 2 बोलता, इसको 1 बोलता। ऐसा लिखना नहीं है, नहीं तो हे पेपरात लिहून या हो म्हणते हैं, लिखना नहीं है, इसलिए इंप्लीमेंट कर रहे हैं। और T2 माइनस T1 मीन्स 2 माइनस 1, वो 1 बड़ा होना चाहिए T3 से, तो मैं एक काम करता, इसको 3 बोलता। अभी देखो मेरा कंडीशन सेटिस्फाई हो गया, T2 इज ग्रेटर देन T1, तो 2 इज ग्रेटर देन 1, करेक्ट, बराबर है। फिर दूसरा T2 माइनस T1 इज ग्रेटर देन T3 बोलते हैं, बराबर है। तो 2 माइनस 1, 1 इज ग्रेटर देन 3, हाउ बोलते हैं, 1 इज लेस देन 3, बोले हो नहीं आधे नींद में रहते पहले क्लास में, कैसा लगता मेरे को का सर, सगळे कूलरच्या हवेत राहतो, मस्त थंड वातावरण राहते, ती सकाळी 4 वाजता नंतर एकदम चांगली झोप येते, मग वाजतो ना अलार्म, असं वाटतं दुनियातलं सर्व पाप आम्हीच केले। तो रात्री जागता काहून तुम्ही? नो नीड टू स्पेंड मोर टाइम ऑन मोबाईल ना। नंतर रात्री असं कोणते अभ्यास करतात तुम्ही सांगा बघ। ठीक आहे, काल रात्री कोणता अभ्यास केला सांगा, मी विचारतो 2-4 प्रश्न त्याच्यावर। क्या ही करते रहते 12-1 बजे तक, 1:30 बजे तक। असाच एक प्रश्न विचारला होता एका मागच्या वर्षी एका पोराला, तर सर म्हणे ते समजलं, म्हणे पहिले मोबाईल वापरत होतो म्हणे, नंतर मग बंद केला म्हणे, पण मग झोपत नव्हते सर म्हणे 1:30-2 वाजेपर्यंत। सवय लागून जाते ना, आदत नहीं लगना। क्या बोला समझा क्या? आदत है ना उसको इतने दिन से, रात को 1:30-1-2 बजे तक मोबाइल देखने का। फिर उसने बहुत कंट्रोल किया, नहीं आई हैव टू अचीव समथिंग, दिस इज माय टारगेट, मुझे जेई टॉप मारना है, ऑल इंडिया रैंक 10 के अंदर आना है। ऐसा मोटिवेट हो गया होगा वो कुछ यूट्यूब पे वीडियो देख के, है ना। तो फिर उसने डिसाइड किया कि मैं अभी रात को 9 बजे 10 बजे का मोबाइल नहीं देखूंगा।
तो उसने रख दिया मोबाइल। तो बोला ऐसा लगता है, बोले सर कि समथिंग इज मिसिंग, बॉडी का कुछ ऐसा पार्ट ऐसा निकाल के अलग रख दिया मैंने। फिर सोने की बहुत कोशिश कर रहा था, बोले 10 बजे के बाद पढ़ने की कोशिश कर रहा था, मन नहीं लग रहा था उससे। तो फिर नींद भी नहीं आती बोले, तो नींद अपने टाइम पे आती बोले बराबर 1:30-2 बजे। ऐसा 4-5 दिन दिया, फिर समझ में नहीं रह सकते, फिर तो मोबाइल आती है ना। ओके, तो अगर मैं एक ऐसी कंडीशन कंसीडर कर रहा हूं जिन्होंने दिया है, तो उसके हिसाब से एंगल का वैल्यू क्या होता है। जैसे देखो cos थीटा, ओके, फॉर्मूला क्या है, T2 - T1। T2 कितना है 2 - 1, T3 कितना है 3, तो 1/3। क्या हमेशा पॉजिटिव वैल्यू आएगी, क्या बोलते हैं? अरे 1/3 पॉजिटिव है ना, 0 पॉइंट समथिंग आएगा वैल्यू, 0.3333 ऐसा कुछ आएगा, बराबर है। तो उसने क्या बोला, देखो उड़ा बात, T2 is greater than T1 and T2 minus T1 is less than T3. Cos theta is positive. Cos theta is अंडरलाइन करो, and the angle of contact is acute. Angle of contact is acute. अभी देखो cos 0, cos 90, तो 0 और 1 के बीच, यानी एंगल 0 और 90 के बीच में वैल्यू बढ़ रही है कम हो रही है, पागल है क्या। cos 0 1, cos 90 0, बराबर है। यानी जितना तुम्हारा एंगल 0 के तरफ आएगा वैल्यू बढ़ेगी, जितना एंगल 90 के तरफ जाएगा वैल्यू, यानी 90 के ऊपर जाएगी तो समझता है क्या, तो निगेटिव में जाएगा। फिर ये कंडीशन में तुमको वैल्यू पॉजिटिव मिलती। अभी दूसरा केस क्या है उसका मैं ओरली बताऊंगा, तुमको सॉल्व करके देखना है कि सच में आता है क्या। T2 is greater than and T2 is less than T1। तो अगर T2 less than T1 बोलता है तो मैं कंडीशन क्या लूं, इसको 1 बोलता, T2 को, और इसको 2 बोलता, ठीक है। फिर क्या बोला उसने, T1 minus T2, T1 minus T2 less than T3, less than, तो अभी T1 क्या है तुम्हारा 2 minus 1 less than T3, हाँ करेक्ट है, 1 is less than 3, बराबर। अभी ये वैल्यू यहाँ पे रखोगे तो क्या होगा, T2 का वैल्यू कितना है 1 माइनस T1 का वैल्यू कितना है 2, इसका वैल्यू कितना है 3, cos थीटा इज इक्वल टू माइनस 1/3। वैल्यू क्या है, एंगल कौन सा आएगा, ऑब्ट्यूज। ट्रिग्नोमेट्री कितनी स्ट्रांग है तुम सर, बहुत स्ट्रांग है, पण आठवत काय ना मला ट्रिग्नोमेट्री स्ट्रांग है, आम्ही वीक आहोत, है ना। देखो सेकंड केस समझा क्या लिखा है, द एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट इज ऑब्ट्यूज एज शोन इन फिगर 2.20b। वैसा ही केस 3 केस 4 बोला। अभी केस 3 में वैल्यू बताओ, ऐसे पुट करो तो cos 0 आना चाहिए, यानी ऊपर और नीचे का डिनोमिनेटर का वैल्यू 0 आएगा। इफ फोर्थ कंडीशन T1 T2 minus T1 is greater than T3 and T2 is greater than T1 plus T3, cos theta is greater than 1, which is impossible. The liquid spread over the solid surface and drop will not be formed. तो सरफेस टेंशन का कंडीशन नहीं रहेगा। अभी थर्ड केस और फोर्थ केस देखो बरा, वैल्यू पुट करके जमता है क्या तुमको, तो करके देखो वैल्यू पुट करो। जैसे मैंने वैल्यू लिया T1 T2 का,
ऐसे रात होते ना, रात को तो क्लास पहले बनेगा। लर्न करने का जरूरत नहीं है, वो टेबल से देख लो और देखो कि क्या रहता क्या वैल्यू उसका। प्योर वाटर और क्लीन ग्लास, एंगल ऑफ कांटेक्ट कितना है? क्लोरोफॉर्म एंड क्लीन ग्लास। क्लोरोफॉर्म तो सुना होगा, नहीं? ये शुद्ध करता है यूज करते हैं। एक का दिन लेके आता हूँ मुने के शौक से कामा देते थे आकार मेरा दोस्त है, मैं ठीक करके उसके वजह से उसने पैर निकाले शुरू में से। क्लोरोफॉर्म से कम नहीं है वो, उसको क्लोरोफॉर्म ही बोलता है। ओके, फिर उसके बाद थर्ड, ऑर्गेनिक लिक्विड एंड क्लीन ग्लास, एंगल ऑफ कांटेक्ट। ये JEE नीट वाले ना, MSCT वाले, इनके काम में भाषण नंतर उनके काम में आते ये चीज। क्यों? क्योंकि ना 3 ऐसे है जिनका एंगल ऑफ कांटेक्ट 0 है, दिख रहा है क्या? और एक चौथा पेयर बना के रखेंगे, बीच वन इज ऑड, तो ऑड वाला तुमको बाहर निकालना पड़ेगा। समझ में आया? फिर उसके बाद ईथर विथ क्लीन ग्लास 16, केरोसिन एंड क्लीन ग्लास 26। ये सभी केसेस में टेम्परेचर कांस्टेंट है, रूम टेम्परेचर की बात कर रहे हैं। टेम्परेचर चेंज, एंगल ऑफ कांटेक्ट आल्सो चेंज। वाटर एंड पैराफिन, इसकी बात कर रहा था उस दिन में, जो थर्मल का एक्सपेरिमेंट करते हैं ना, बीएससी फाइनल में। पैराफिन लिक्विड होता है, वो थर्मिस्टर डालते हैं उसके अंदर और वो थर्मल टेम्परेचर, उसका थर्मल प्रॉपर्टी चेक करते हैं। और मर्क्यूरी एंड क्लीन ग्लास 140 बोलता है, पर 140 नहीं देता, 136 137 के आसपास देता है वो प्रैक्टिकल। जब हम मर्क्यूरी का एक्सपेरिमेंट करते हैं ना लैब में, प्रैक्टिकल में, ये सारा कुछ है रे सेकंड ईयर फाइनल ईयर में है, बीएससी में ही है, ध्यान से करना पड़ता आता। तो हम जब प्रैक्टिकली उसको निकालते ना, एक्सपेरिमेंट करते हैं ना लैब में, तो उसका वैल्यू 136 137 जाता है। 140 आइडियल वैल्यू है, आती है वो अचीव नहीं होती है। 137 आ गया किसी का, काय का पुढे 124 125 वरच राहते, म्हणजे ते तर खूप जास्त लक्ष राहते प्रॅक्टिकल त्याची गोष्ट। अभी उसके बाद का जो टॉपिक है ना 2.4.4, 2 या 3 मार्क का क्वेश्चन है, बहुत इजी है। इफेक्ट ऑफ इम्प्योरिटी एंड टेम्परेचर ऑन सरफेस टेंशन। अभी हमको ये पता है कि इम्प्योरिटी चेंज हुआ या इम्प्योरिटी ऐड हुआ। इम्प्योरिटी चेंज कैसे होगा? इम्प्योरिटी ऐड होगा। हाँ, इम्प्योरिटी एंड टेम्परेचर अगर चेंज हुआ तो सरफेस टेंशन चेंज होता है, हमको पता है, बराबर है। अभी टेम्परेचर बढ़ा तो सरफेस टेंशन चेंज होता है कि कम होता? इम्प्योरिटी ऐड हुई तो सरफेस टेंशन कम होता कि बढ़ता? ये हमको देखना है। तो 2 ही चीजें ध्यान में रखना, वहां पे अगर तुम ध्यान में रहोगे तो बहुत सारा कंफ्यूजन होगा। सोल्यूबल इम्प्योरिटी है तो सरफेस टेंशन हमेशा डिक्रीज होगा, और इनसोल्यूबल है तो इंक्रीज होगा। टेम्परेचर बढ़ेगा तो सरफेस टेंशन डिक्रीज होगा, टेम्परेचर कम होगा तो सरफेस टेंशन डिक्रीज होगा। देखो, मैं एंगल ऑफ कांटेक्ट की बात नहीं कर रहा, सरफेस टेंशन की बात कर रहा। अभी तुम्हारे दिमाग में अपन एक ही फ्रेम में एंगल ऑफ कांटेक्ट, 2 दिन से 3 दिन से हमारा एंगल ऑफ कांटेक्ट ही चल रहा है। मैं अभी सरफेस टेंशन की बात कर रहा। सरफेस टेंशन, व्हाट हैपन व्हेन द इम्प्योरिटी एंड टेम्परेचर चेंज। सी, पहला इफेक्ट ऑफ इम्प्योरिटी, व्हेन अ सोल्यूबल सब्सटेंस सच एज कॉमन सॉल्ट, मीट, कार्बन इज डिसॉल्व इन वाटर, द सरफेस टेंशन ऑफ वाटर इंक्रीज। क्या होता? सोल्यूबल इम्प्योरिटी रहा तो सरफेस टेंशन इंक्रीज होता। लेकिन शुगर भी डाला तो भी इंक्रीज होगा। नींबू डाल के शरबत बना ले, सोल्यूबल होता है ना, पीने लायक भी बन जाएगा, सरफेस टेंशन भी बढ़ जाएगा। असं कोणी पाहुण्याने घरी तर म्हटलं जास्त सरफेस टेंशन वाला लिक्विड पाहिजे की कमी पाहिजे, तो पण पाजायची इच्छा आहे की नाही? दो
टाइप के लिक्विड होगा ना हमारे यहाँ, एक कम सरफेस टेंशन वाला, एक ज्यादा। तो आप क्या प्रेफर करते हो? ठीक है, तो प्लेन वाटर म्हणजे साधा पानी, नॉर्मल वाटर और शरबत। Okay, then second, springly soluble substance such as phenol or detergent mixed with water, surface tension of water decreases। जैसे पानी लिया, कपड़े धोते हो क्या कभी? धोए? बहुत बेकार करते काम हो गया नहीं। अगर कुछ नहीं हुआ 12 के बाद तो इसी को बिजनेस उतना ही करना था है ना? नहीं, मास्टर की इधर तुम जितने जा तो बकेट लेना, उसमें डिटर्जेंट डालना, जो भी तुम यूज करते होंगे। तो जब भी तुम डिटर्जेंट डालोगे ना, वो कभी भी कंप्लीटली डिसॉल्व नहीं होगा, कुछ ना कुछ थोड़ा बचा रहेगा। अगर तुम उसको डिसॉल्व करोगे, उसमें वेपर क्या बोलते हैं, झाग जैसा आ जाएगा ना, हाँ फोम जो भी, उसको साइड में करना, थोड़ा पानी का कलर चेंज दिखेगा। एकदम ग्राउंड पे हाथ डाल के देखना, यानी तुम उसको डिसॉल्व करने का 5 मिनट 10 मिनट 15 मिनट के बाद देखो ना, आधे घंटे के बाद देखो, तुमको कुछ ना कुछ ऐसे छोटे से छोटे पार्टिकल वहां पे मिलेंगे। वो कभी भी कंप्लीटली डिसॉल्व नहीं होता। वहां पे सोप नाम का सोल्यूशन होता है, जो डिटर्जेंट बनते हैं ना, उसमें सोप नाम का एक सोल्यूशन केमिकल होता है, ठीक है। तो उसके वजह से वो कभी भी डिसॉल्व नहीं होता। दैट इज नोन एज स्प्रिंगली सोल्यूबल, इज पार्शियली सोल्यूबल, नॉट कंप्लीटली। तो अगर ऐसे डाले तो उसमें सरफेस टेंशन डिक्रीज होता है। मैं सरफेस टेंशन की बात कर रहा हूँ रे, एंगल ऑफ कांटेक्ट की नहीं। समझ में आ रहा है क्या? देन व्हेन अ इनसॉल्युबल इम्प्यूरिटी एडेड इन वाटर, सरफेस टेंशन ऑफ वाटर डिक्रीजेस। सिर्फ एक ही केस में सरफेस टेंशन इंक्रीज होता है, कब? सोल्युबल इम्प्यूरिटी रही तो, कब? सोल्युबल इम्प्यूरिटी रही तो ही है सरफेस टेंशन इंक्रीज होता है। इन इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, इन मोस्ट लिक्विड एज टेम्परेचर इंक्रीजेस, सरफेस टेंशन, टेम्परेचर जितना बढ़ाओगे सरफेस टेंशन, बट कुछ एक्सेप्शंस हैं जिसको तुमको याद रखना है। For example, it suggested the new water fabric of cold water. In the case water does not change, good is altered to fabric has to be the no fabric. Then hot water, next page. Hot water is used to remove the surf strain on fabric because it's lower its surface tension. In case, ये ध्यान में रखना, ये in case वाला। In case of molten copper or molten cadmium, the surface tension increases with the increase in temperature. किसी केस में सरफेस टेंशन इंक्रीज होता है टेम्परेचर बढ़ने के बाद भी। किसकी बात कर रहा हूँ? कैडमियम। पाटिल जोखुम जा तुझे अजून ब्लैंकेट भी घेऊन जाए, ठीक है। कैडमियम एक ऐसा चीज है जिसको टेम्परेचर देने के बाद सरफेस टेंशन इंक्रीज होता है, ठीक है। द सरफेस टेंशन ऑफ लिक्विड बिकम जीरो एट क्रिटिकल टेम्परेचर। हम कोई भी लिक्विड का क्रिटिकल टेम्परेचर कौन सा है अगर ये देखना चाहते हैं, तो जहाँ पे सरफेस टेंशन उसका और सरफेस टेंशन ऑफ लिक्विड बिकम जीरो, उसको हम उसका क्या बोलते हैं? क्रिटिकल टेम्परेचर। अब एक इंटरेस्टिंग बात बताता मैं, देखो कपड़े धोते ना तुम लोग, तो नॉर्मल वाटर लिया और एक शर्ट है स्पेशली कॉटन का वगैरह या कोई भी कपड़ा, उसमें अगर दाग लगा हुआ है तो तुम नॉर्मल वाटर लोगे, ठीक है। 3-4 केसेस कंसिडर करते हैं। एक बकेट है जिसमें नॉर्मल वाटर है, एक बकेट है जिसमें नॉर्मल वाटर प्लस डिटर्जेंट है, एक बकेट है जिसमें कोल्ड वाटर है, कोल्ड मुझे रूम टेम्परेचर कमी 5 डिग्री 10 डिग्री टेम्परेचर वाला, और एक बकेट है जिसमें हॉट वाटर है और डिटर्जेंट है, ठीक है। तुमने सब में भी डिटर्जेंट डाला तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं। तो अगर तुम नॉर्मल वाटर से वो कपड़े को धोने की कोशिश करोगे, दाग निकालने की कोशिश करोगे, तो उसका दाग नहीं निकलेगा, बराबर है। तुमने कोल्ड वाटर लिया, डिटर्जेंट डाला है उसमें, उससे निकालने की कोशिश करोगे तो थोड़ा निकलेगा और कुछ ना कुछ रहेगा ही। अगर दाग पक्के है तो दाग अच्छी भी है एडवर्टाइज देते ना भाई, दाग अच्छे है ना। फिर उसके बाद हमने क्या लिया? कोल्ड वाटर। तो कोल्ड वाटर के केस में अगर उसको दाग लगा है तुम धोने जाओगे नहीं निकलता, ठीक है। बट अगर हॉट वाटर है उसमें डिटर्जेंट डाला हुआ है और दाग लगे हुए और तुम निकालने को जा रहे हो तो जल्दी निकलता। वाई? व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट? रीजन ये है, अगर तुम फाइबर या फैब्रिक देखोगे तो तुमने वो एडवर्टाइज में बहुत बार देखा होगा, ऐसे वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल थ्रेड्स रहते कपड़े के, बराबर है।
और यहाँ पे देखो तो कचरा में फंसा हुआ है, बराबर है। अभी क्या होता है, जो डिटर्जेंट होता है ना उसमें सोप नाम का सॉल्यूशन होता है। तो सोप नाम का सॉल्यूशन जब भी डर्ट या डस्ट के साथ मिक्स होता है या कांटेक्ट में आता है तो उसका एबिलिटी, क्लीनिंग एबिलिटी क्या है, क्लीनिंग एबिलिटी। क्या बोला, समझा क्या? तो क्लीनिंग एबिलिटी है। और दूसरा क्या है, स्प्रिंगली सोल्यूबल है, तो सरफेस टेंशन डिक्रीज करता है। तो पानी है ना पतला होता है, पतले में आप तो पानी ऑलरेडी पतला है तो क्या पतला कराता है? जब अपन हॉट वाटर बोलते हैं ना तो डिटर्जेंट के साथ मिलके उसका जो थिकनेस है ना वाटर का वो कम हो जाता है। उसका एक बेस्ट एग्जांपल भी देता तुमको मैं, कम कैसे होता है। तो होता क्या है, ये जो फाइबर्स है ना, यहाँ से कोल्ड वाटर नॉर्मल वाटर जाने की ना थोड़ा सा टाइम लगता है, पर हॉट वाटर जब रहता है ना उसके साथ सोप भी है डिटर्जेंट, तो ये जब यहाँ पे जाता है ना तो ये इजीली पोर होता है हर जगह से, और उसका एबिलिटी उसको समझ में आएगा। तो इसलिए हम डिटर्जेंट यूज करते हैं रिमूव करने के, बताता और उसमें बहुत सारी चीजें, ठीक है। ये बहुत सारा टाइम देगा।